वेलकम टू प्रेपटअप गाइस, दिस इज हिमांशु और ये है हमारा वीडियो नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये हमें आइडियल गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। मतलब आपको क्या करना है, आइडियल गैस है, आइडियल गैस के पूरा मत देखो, उसके पार्टिकल को देखो। सोचो एक पार्टिकल को आप इमेजिन कर रहे हो आइडियल गैस के और उसके ऊपर बैठ जाओ। अब उस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में ये आपको पूरा बिहेवियर एक्सप्लेन करेगी आइडियल गैस का। ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज आइडियल गैस खुद एक हाइपोथेटिकल गैस है। एक कंडीशन मानी हमने कि गैस अगर आइडियल होती तो कैसी होती। तो ये थ्योरी भी क्या है, एक हाइपोथेसिस पे बेस्ड है कि इस तरह से होता है आइडियल गैस में, इस तरह से होता है। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन्ड इन दिस थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी ने यार 5 पॉस्टुलेट्स दिए, 5 अजम्पशंस दी फॉर आइडियल गैस बिहेवियर। माइक्रोस्कोपिक मॉडल है ये, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। जैसे मैंने आपको कहा कि एटम के ऊपर आप जाके बैठ जाओ और अब वो एटम कैसे चल रहा है, बाकियों से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, वो सब कुछ आपको ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, चलो लेट्स सी। पोस्टुलेट नंबर 1, पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि यार अपने आसपास देखो, हवा है, गैस है, उसमें मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि इस कमरे में है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। अब अगर इस कमरे का वॉल्यूम देखोगे जो आपके पास अवेलेबल है और उस पार्टिकल के साइज का वॉल्यूम देखोगे तो इस कमरे के वॉल्यूम के हिसाब से, जो इस कमरे में जगह अवेलेबल है उसके हिसाब से आप उस पार्टिकल के साइज को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो वो क्या बोल रहा है, दीज पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो उन्होंने क्या अजम्पशन बना लिया, दैट वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल। मतलब वो पॉइंट मासेस है, पॉइंट खुद कोई भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। इससे क्या हो रहा है, जो भी कमरे की वॉल्यूम है वो हर एक पार्टिकल को आराम से घूमने के लिए अवेलेबल है। तो इसीलिए आप लिखते हो दैट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कि जो भी वॉल्यूम गैस को घूमने के लिए अवेलेबल है वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम मान लो। हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है, जो कि आप रियल गैस में देखोगे। सेकेंड पॉस्टुलेट, ठीक है यार, वॉल्यूम इग्नोर कर दी, हटाओ। दूसरा दूसरा क्या कह रहा है कि यार चलो आप एक पार्टिकल में बैठ गए, अब ये पार्टिकल चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, अब दीवार आई, इससे टकराया, मुड़ गया। ठीक है, फिर मुड़ा 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 सीधे जा रहा है, एक दूसरा पार्टिकल आया इसके रास्ते में, इससे टकराया, इससे टकरा के फिर मुड़ गया, फिर क्या हुआ, दीवार आ गई, फिर वहां टकराया, फिर वापस आया, इससे टकराया। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन कर रहे हैं इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब वो मोशन कर रहे हैं तो उनके दो तरह के कोलिजन हो रहे हैं, एक तो वॉल के साथ हो रहा है और दूसरा दूसरे पार्टिकल्स के साथ हो रहा है। ठीक है, टकरा रहे हैं तो वो अपना पाथ उनका मुड़ जा रहा है, दे आर चेंजिंग देयर पाथ, जैसा आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इज चेंजिंग ड्यू टू कोलिजन विद द पार्टिकल्स, अदर पार्टिकल्स और विद द वॉल्स। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट ये कहता है कि यार जैसे ये पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल, ये जा रहा है, तो ये वाला पार्टिकल, इस पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं लगा। मतलब ये जा रहा है, उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर अट्रैक्शन लगा रहा तो ये इसे अपनी तरफ खींचता, पीछे की तरफ खींचता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर पीछे की तरफ खींचता तो इसकी स्पीड कम हो जाती। इमेजिन आप भाग रहे हो, मैं आपको पीछे से खींच लूँ, तो आपके भागने की स्पीड कम हो जाएगी। जब भागने की स्पीड कम हो जाएगी तो जिस स्पीड से आप जाके टकराओगे वो कम हो जाएगा, मतलब आपका प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन आइडियल गैस में ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी दो पार्टिकल्स आपस में बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके नहीं है। दे डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन वन अनदर, सिवाय कोलिजन के टाइम पे। कोलिजन के टाइम पे कोलिजन होती है और दूर 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 चले जाते हैं, बस खत्म। तो इनके बीच में आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ये बात समझ आई। ये तीसरा पॉस्टुलेट। नेक्स्ट पॉस्टुलेट पे चलते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं कोलिजन की, कि जब ये दो पार्टिकल्स आ रहे हैं, किसी स्पीड से आ रहे हैं, तो इसके पास कुछ एनर्जी, इसके पास कुछ एनर्जी, आके टकराए, ठीक है, फिर वापस चले गए। ये जो कोलिजन हो रहा है ये प्योरली इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मतलब इस कोलिजन के दौरान कोई भी हीट, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा हीट के फॉर्म में।
जैसे आप ये दो गाड़ियों को टकराते हुए देख रहे हो, इनके बीच में एकदम ऐसे धमाका हुआ तो साउंड वेव्स निकली, हीट के फॉर्म में गाड़ी गर्म हो जाएगी, है ना, जब टकराएंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इसमें क्या हो रहा है, जो एनर्जी इनकी बिफोर कोलिजन थी, टोटल एनर्जी इस पार्टिकल की प्लस इस पार्टिकल की, इन दोनों की एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन वो सेम रहेगी, यानी कि कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। अब इससे क्या होगा, मान लो ये टकराए, ये हो सकता है कि मान लो पहले ये दोनों सेम स्पीड से आ रहे थे, टकराए टकराए, अब हो सकता है इसकी स्पीड बढ़ गई, बट क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ी इसका मतलब इसकी एनर्जी बढ़ गई, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि इसकी एनर्जी घट गई। ठीक है, ये तेज जाएगा, ये धीरे धीरे जाएगा। ओके, ठीक है। तो कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा ड्यू टू कोलिजन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स। टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इज कंजर्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या कह रहा है, फिफ्थ पॉस्टुलेट ये कह रहा है कि यार ऑब्वियस है क्योंकि कोलिजन्स हो रहे विद द वॉल और विद बिटवीन द पार्टिकल्स, तो इन पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो सेम नहीं होगी, दे आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स। तो कोई एक मान लो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा, तो कोई दूसरा 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा, तो इनकी स्पीड्स जो है वो अलग अलग होंगी। ये हो सकता है कि हाँ कुछ पार्टिकल सेम स्पीड पे, कुछ और दूसरे सेम स्पीड पे, लेकिन पार्टिकल्स अलग अलग स्पीड्स पे चल रहे होंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स दे आर मूविंग विद डिफरेंट स्पीड्स, गॉट इट। ठीक है, तो इसी वजह से अब क्या हुआ, इसमें आप 3 तरह की स्पीड्स पढ़ोगे। ये मैंने हाइपोथेटिकल केस लिया है जिसमें मैंने एक गैस लिया कंटेनर में, उसके 10 पार्टिकल्स आपको दिखाए हैं। पहला पार्टिकल जैसे आप देख सकते हो 3 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है, दूसरा भी 3 मीटर पर सेकंड पे ही है, तीसरे वाले की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, फोर्थ वाले की 2 मीटर पर सेकंड है। तो हमारे पास पार्टिकल्स है जो 2 मीटर पर सेकंड पे चल रहे हैं, 3 मीटर पर सेकंड पे चल रहे हैं, 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहे हैं, और कोई नहीं, यही 3 है, राइट। 2 मीटर पर सेकंड पे चलने वाले कितने पार्टिकल्स हैं देख लें एक बार, फोर्थ है और एट्थ है, नाइन्थ है, सेवन्थ है और 10th है। तो ये 5 पार्टिकल्स हो गए जो 2 मीटर पर सेकंड पे चल रहे हैं। ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड वाले कितने, 1 2 देन 5, तो टोटल 3 ऐसे पार्टिकल्स है जो 3 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं। 5 मीटर पर सेकंड वाले कितने हो गए, अगर ये 8 हो गए टोटल, तो ये 2 होंगे क्योंकि टोटल 10 पार्टिकल्स है मेरे। ठीक है, अब अगर आप देखो यार मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, तो इस स्पीड को बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, वो स्पीड जिसपे कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स चल रहे हैं। ठीक है, वो स्पीड जिसपे कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स आर मूविंग, got it, that is most probable speed and we are going to call it C most probable। C is used for speed, C most probable। ठीक है, then another is C average, that means मैं इन, क्योंकि अब हम पार्टिकल को तो देख नहीं सकते, अभी तो हम बैठे हुए हैं लेकिन हम देख तो सकते नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये किस स्पीड से चल रहा है, ये किस स्पीड से चल रहा है, सबकी स्पीड थोड़ी देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, तो हम बोलेंगे गैस इस एवरेज स्पीड से चल रही है। ठीक है, कैसे निकालते हैं एवरेज, सबकी स्पीड्स का सम करो, डिवाइड कर दो विद द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या करना है, हर एक पार्टिकल की स्पीड का सम, लेट्स से मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उनकी स्पीड्स का सम कर लिया, u1 प्लस u2 प्लस u3 टिल un, उसको मैं डिवाइड कर दूं विद n, दिस विल गिव मी द एवरेज स्पीड। जैसे यहाँ कैसे करेंगे, मेरे पास 5 पार्टिकल्स है जो कि 2 की स्पीड से चल रहे हैं, तो आई एड 2 प्लस 2 प्लस 2 5 टाइम्स, या फिर 5 इंटू 2 प्लस 3 पार्टिकल्स 3 की स्पीड से चल रहे तो 3 इंटू 3 प्लस 2 पार्टिकल्स 5 की स्पीड से चल रहे तो 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10। तो ये अपने पास टोटल कितना आ गया यार, 29/10, 2.9 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड है गैस की। ठीक है, ओके, तो आपने क्या क्या स्पीड देख ली, मोस्ट प्रोबेबल जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स जिस स्पीड पे चल रहे हैं, दूसरा देखा एवरेज स्पीड, एक और होता है सी रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड।
रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ये क्या होता है पहले इसको समझते हैं। इस स्पीड को थोड़ा उल्टा देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, स्क्वायर करना है सभी की स्पीड्स का। जैसे इसकी स्पीड है 3, तो उसका स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, सभी स्पीड्स का स्क्वायर करना है, उनका मीन लेना है, स्क्वायर्स का मीन लेना है। तो इट इज u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस टिल un स्क्वायर, और मीन कैसे लेंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उनकी स्पीड्स का स्क्वायर मैंने ऐड किया है, ठीक है। और फिर इसका रूट लेना है, तो रूट मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड्स, ठीक है। सो दिस इज CRMS। तो यहाँ पे कैसे करोगे, अंडर रूट ऑफ 5 पार्टिकल्स है जो कि 2 की स्पीड से चल रहे हैं, तो उनकी स्पीड का स्क्वायर विल बी 2 स्क्वायर, तो इट विल बी 5 इंटू 2 स्क्वायर। सबका करूंगी 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो मैंने 5 इंटू कर दिया। ऐसे 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर, ये हो गया सभी की स्पीड्स का स्क्वायर का सम डिवाइड बाय टोटल पार्टिकल कितने 10, और उसका रूट ले लिया, ठीक है। इससे आप रूट मीन स्क्वायर निकाल सकते हो। तो आप ये 3 तरह की स्पीड्स पढ़ते हो बेटा, जिसमें आप मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आप देख सकते हो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस स्पीड से चल रहे हैं, एवरेज के लिए सभी स्पीड्स का सम लेके एवरेज लेना है, रूट मीन स्क्वायर पहले सभी की स्पीड्स का स्क्वायर करो, फिर उनका मीन लो और फिर उसको अंडर रूट करो, ठीक है। बट ये कितना तामझाम है ना, सबकी स्पीड्स निकालो। एक दूसरा तरीका है, अगर मुझे इनकी स्पीड्स नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये गैस का टेम्परेचर क्या है, ठीक है। मान लो ये कोई भी गैस है, ए गैस है, ये गैस कितने टेम्परेचर पे रखी हुई है, और दूसरी चीज इस गैस का मोलर मास क्या है, वो पता होना चाहिए, तो भी आप ये सभी स्पीड्स निकाल सकते हो। जैसे CRMS क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m। R क्या लेना है यहाँ, 8.314 जूल पर केल्विन मोल। सब SI यूनिट रखना है यहाँ पे, एवरीथिंग हैज टू बी केप्ट इन SI यूनिट so that you can get speed in meter per second. Temperature has to be kept in Kelvin, and molar mass you have to convert it to kg, not in grams. मतलब let's take an example of oxygen, O2 gas। 300 केल्विन पे है ये गैस, तो मुझसे कहा गया इसका CRMS निकालो। टेम्परेचर दिया हुआ है ना, तो आई यूज दिस फॉर्मूला, √3 इंटू 8.314 R इंटू T बाय व्हाट इज द मोलर मास, मैम 32, बट 32 ग्राम्स होता है, तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट टू kg बाय डिवाइडिंग बाय 1000। इससे जो वैल्यू आएगी दैट इज योर CRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ O2 एट 300 केल्विन। C एवरेज कैसे निकालते हो, रूट 8RT बाय पाई एम नॉट, यहाँ पे 8 बाय पाई का फैक्टर मल्टीप्लाई करते हो आप RT बाय एम में, और C मोस्ट प्रोबेबल में क्या है, √2RT बाय एम, ठीक है। तो अगर मैं ये तीनों स्पीड्स देखूं, सब में आप देखोगे जो स्पीड है वो प्रोपोर्शनल है √T के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √m0 के। मतलब अगर मेरी इस गैस का टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, 300 केल्विन थी, अब मैंने गर्म किया और उसको 400 केल्विन कर दिया, तो पार्टिकल्स की स्पीड तेज हो जाएगी, फास्ट मूव करने लगेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, रूट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा केस, 2 गैसेस हैं A और B, ध्यान से सुनिए, दोनों 300 केल्विन के, ये भी 300 केल्विन के, ये भी 300 केल्विन के, लेकिन A जो है वो भारी है, मतलब A का मास ज्यादा है B से, तो A के पार्टिकल्स की अगर आप स्पीड देखोगे और B के पार्टिकल्स की अगर स्पीड देखोगे, कौन तेज चल रहा होगा, जिस गैस का मोलर मास ज्यादा उसकी स्पीड कम, बिकॉज ये इनवर्सली रिलेटेड है। तो जो गैस भारी है उसको भागने में दिक्कत होगी, तो उसकी स्पीड कम होगी, लेकिन जो गैस हल्की है वो तेज तेज भाग जाएगी, तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, बिकॉज C इज इनवर्सली रिलेटेड टू √m0। तो आप टेम्परेचर से और मोलर मास से दोनों से स्पीड को कंपेयर कर सकते हो। 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है स्पीड, किस किस पे, टेम्परेचर एंड मोलर मास, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब अगर मैंने आपको कहा कि यार ये गैस है, इसकी स्पीड अभी लेट्स से कुछ है C, और मैं चाहती हूँ कि इसकी स्पीड दुगनी हो जाए, सेम गैस है उसकी स्पीड दुगनी हो जाए, तो उसके लिए मोलर मास को आप बदल नहीं सकते ना, गैस का मोलर मास तो फिक्स्ड है। क्या करोगे, टेम्परेचर कितना करोगे कि स्पीड डबल हो जाए, सोचो।
टेम्परेचर आपको 4 टाइम्स करना होगा, 4 गुना। मतलब अगर ये 300 केल्विन पे थी, यू हैव टू टेक इट टू 1200 केल्विन, क्योंकि वो अंडर रूट टी है। आप 4 का रूट लोगे तब वो 2 आएगा, रूट ऑफ 4 इज 2, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, चलो अब अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं, सी आर एम एस, सी मोस्ट प्रोबेबल एंड सी एवरेज, सबसे ज्यादा कौन है, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी एक ही गैस के लिए सेम टेम्परेचर। सो सी आर एम एस में देखो √3 का फैक्टर है, आर टी बाई एम में तो सब में कॉमन है, √3 है यहाँ पे √8/पाई है, और यहाँ √2 है। √2 होता है 1.414, √3 होता है 1.732, √8/पाई कितना होता है 8, तो 8 है, पाई जो है वो 3.14 है, तो 8/3 ये क्लोज टू 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2 से बड़ा है, तो रूट ऑफ 2 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब सी आर एम एस सबसे बड़ी होगी, फिर सी एवरेज, और सबसे छोटी वैल्यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की आएगी किसी भी गैस के लिए। ये एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी। चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्पीड्स में। एट व्हाट टेम्परेचर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ O2 गैस, सी मोस्ट प्रोबेबल फॉर O2 गैस विल बी इक्वल टू RMS स्पीड ऑफ SO2 एट 27 डिग्री सेल्सियस। RMS स्पीड किसकी, SO2 की, किस टेम्परेचर पे, 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो कितने टेम्परेचर पे O2 की मोस्ट प्रोबेबल स्पीड RMS स्पीड SO2 के बराबर होगी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ 2R, लेट्स से T टेम्परेचर पे है, बाय m0 32, लेकिन ये मुझे kg में पुट करना। इट विल बी इक्वल टू सी आर एम एस √3R, T है 300 केल्विन, बाय m0 SO2 का इज 64 इंटू 10⁻⁻3। ये है। अब दोनों तरफ रूट है, उड़ा दो, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, R कैंसिल आउट हो जाएगा, जो जो कैंसिल हो जाएगा वो हटा दो, ये दोनों चीज़ें यहाँ से कैंसिल हो जाएंगी। रूट हटाया तो 2T/32 इक्वल्स टू 3 इंटू 300/64, ये कैंसिल हो गया 2। ओके, दिस विल बी 175, दिस विल बी 150, ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 75, तो आपके पास टेम्परेचर कितना आ गया भाई, 225 केल्विन। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ O2 गैस, जिसपे कि उसकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इसके RMS स्पीड के बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरह से यार आपको क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। चलो अब एक लास्ट चीज देख लेते हैं, इस गैस की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½mv²। लेकिन दिक्कत क्या है कि सब पार्टिकल्स अलग अलग स्पीड पे चल रहे हैं, तो मैं कौन सी स्पीड लूँ, सी आर एम एस लूँ, सी एवरेज लूँ, सी मोस्ट प्रोबेबल लूँ, क्या लूँ। तो हम पहले एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, बट एवरेज निकालने के लिए पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो सभी की टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 3, तो सबकी काइनेटिक एनर्जी को मुझे ऐड करना है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ½mU1² प्लस ½mU2²। सबका मास क्या है, m, क्योंकि एक ही गैस है। ठीक है, और अगर एक पार्टिकल का मास m है तो मोलर मास क्या होगा, मास इंटू Na, मतलब एक मोल पार्टिकल का मास। तो एक का अगर m है तो Na पार्टिकल्स का कितना हो जाएगा, m इंटू Na। ठीक है, सबकी काइनेटिक एनर्जी मैंने ऐड कर दी n पार्टिकल से। एवरेज के लिए क्या करेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आप नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दोगे, ½ m, लेट्स टेक ½ m कॉमन, क्या बचेगा, U1² प्लस U2² टिल UN²। ठीक है, ये बच रहा है। अब दिख रहा है ये कुछ है, ½ m U1² प्लस U2² UN² बाय n, ये कुछ है, तो स्पीड है, ये कौन सी स्पीड है, स्क्वायर्स का सम किया है और फिर उनका मीन लिया है। अगर इस पर अंडर रूट लग जाता तो यार ये CRMS हो जाता, तो मतलब ये क्या है, ½ m CRMS² है, दिस इज CRMS²। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें CRMS लगती है, मुझे इस
गैस की रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी होगी, उससे मैं इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालूंगी। एक बार इसकी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, हाफ एम 3RT/m0, ठीक है, राइट। अब m/m0 कितना है, यहाँ से निकाल लेते हैं, m/m0, m इधर है, m0 इधर है, तो मैं इसको इधर लेके जाऊँ, इट विल बी 1/na आ रहा, ठीक है, इसको वहां पुट कर लेंगे। चलो, तो मेरे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, 3/2 RT/Na, ये आ रही है 3/2 RT/Na। तो किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 RT/Na। R/Na को एक हमने नया कांस्टेंट बना दिया, जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो ये क्या है भाई, 3/2 kBT, ऐसे भी देख सकते हो, 3/2 kBT, ठीक है। तो ये गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि एक ऐसा समझ सकते हो जनरल टर्म्स में कि हर एक पार्टिकल इस काइनेटिक एनर्जी के साथ चल रहा है। तो एक मोल पार्टिकल्स कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ चल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल पार्टिकल, इट विल बी 3/2 RT/Na, ये एवरेज है, इनटू Na, तो इट इज 3/2 RT। ये एक मोल की है, 3/2 RT इज फॉर 1 मोल, ठीक है। अब यहां से देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3/2 kBT। kB तो यार अपना कांस्टेंट है R/Na। अब देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, 3/2 एक वैल्यू है 1.5 के बराबर, kB एक कांस्टेंट है क्योंकि R कांस्टेंट है 8.314, Na तो एवोगाड्रो नंबर, ये भी कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, मतलब अगर आपने गैस का टेम्परेचर बदल दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। जैसे ये गैस है ए, ये 300 केल्विन पे थी, ठीक है, तो अभी इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी 3/2 kB इंटू 300। अब मैंने क्या किया, इस गैस को गर्म कर दिया हीटर पे, गैस गर्म हुई, लेट्स से वो 400 केल्विन पे चली गई। तो अब इस गैस की क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो पार्टिकल्स तेज स्पीड से चलने लग जाएंगे। वैसे भी स्पीड भी जो है वो रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है, तो टेम्परेचर बढ़ गया, स्पीड बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है, गॉट इट। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी चीज पे। तो मतलब अगर दो गैसेस हैं ए और बी, ठीक है, ये दोनों गैसेस, ये भी 300 पे है, ये भी 300 केल्विन पे, लेकिन इसका मोलर मास है लेट्स से 10 और इसका मोलर मास है मान लो 20, तो ये गैस भारी है, हैवी है। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो ए और बी की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्पीड की बात करूं, किसके पार्टिकल्स तेज स्पीड पे क्या चल रहे हैं, किसके कम, तो सी जो है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है मोलर मास, वो डिपेंड करता है मोलर मास। तो जो गैस भारी है वो कम स्पीड पे चलेगी, तो इसकी स्पीड लेट से है Cb और इसकी स्पीड है लेट से Ca, तो A की स्पीड ज्यादा होगी B से, ठीक है। A भाग भाग के चल रहा होगा, B धीरे चल रहा होगा, क्योंकि दोनों का मोलर मास डिफरेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी और स्पीड को दोनों को एक जैसा मत लेना, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो उसमें मास मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जबकि स्पीड जो है वो रूट टी और वो टेम्परेचर और मोलर मास दोनों पे डिपेंड करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कीप दैट इन माइंड, ओके। सो अब इससे आता है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब हम एक कर्व ड्रॉ करने वाले हैं जिसमें कि हमने एक गैस ली, ठीक है, इस गैस के सभी पार्टिकल्स की हमने स्पीड देखी, तो हम एक्स एक्सिस पे क्या लेने वाले हैं, स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे, ओके। और वाई एक्सिस पे हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को प्लॉट करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स को प्लॉट करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, जिससे कि मुझे पता चलेगा अच्छा टोटल गैस में से कितने पार्टिकल्स कितनी स्पीड पे। ये ग्राफ अगर आप देखोगे ये कैसा आता है, इट कम्स समथिंग लाइक दिस,
ठीक है, ऐसे एक पीक जाती है फिर नीचे आ जाती है। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस पे स्पीड है। तो यहाँ पे जब हम क्लोज टू ओरिजिन है तो ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि लो स्पीड पे है। यस, अगर मैं आगे जाते जाऊँ एक्स एक्सिस पे तो मेरी स्पीड बढ़ रही है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि अच्छा हाई स्पीड है, और बीच में मॉडरेट स्पीड है। ठीक है, तो अगर मैं वाई एक्सिस पे क्या है अपना फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, आप देखो लो स्पीड पे इस स्पीड पे इतने ही फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, इस स्पीड पे इतने फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। तो लो स्पीड पे जो फ्रैक्शन है पार्टिकल्स का, मतलब वो पार्टिकल जिनकी स्पीड बहुत ही कम है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेट्स से 300 केल्विन पे, वो बहुत कम है। ऐसी हाई स्पीड वाले पार्टिकल्स, इनका फ्रैक्शन भी क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो यानी कि ओवरऑल गैस में ऐसे पार्टिकल जो कि बहुत कम स्पीड पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड पे चल रहा है, बहुत कम होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स बीच में रहते हैं। बीच में किसके, ये पीक आ रही है, ये पीक सबसे ऊपर जा रही है, यानी कि यहाँ पे फ्रैक्शन जो है मैक्सिमम है इस स्पीड पे, इस स्पीड पे फ्रैक्शन मैक्सिमम है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास ये स्पीड है, तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वो स्पीड जो कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स जिस पे मूव कर रहे हैं, तो मैक्सिमम फ्रैक्शन उसी के लिए आएगा ना, मोस्ट प्रोबेबल के लिए। ठीक है, समझ गए। तो पीक पे जो स्पीड आती है दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब एवरेज कहाँ होगी, हमें पता है कि सी आर एम एस सबसे ज़्यादा होती है, फिर सी मोस्ट एवरेज होती है, और फिर इसके बाद सी मोस्ट प्रोबेबल होती है। ठीक है, तो अगर ये सी मोस्ट प्रोबेबल है तो इसके आगे इससे हायर वैल्यू होती है सी एवरेज की, और उससे भी हायर वैल्यू होती है सी आर एम एस की। ठीक है, तो वो इसके आगे आएंगे। तो हमने क्या पढ़ा, लो स्पीड और हाई स्पीड वाले पार्टिकल्स बहुत कम होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वाले जो है वो पीक पे आते हैं। ठीक है, और एवरेज उससे ज़्यादा होती है, सीआरएमएस उससे भी ज़्यादा होती है, ये पढ़ा। अब हम क्या करने वाले, ये जो गैस अभी हमने 300 केल्विन पे ली थी, अब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाने वाले। तो हम एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, स्पीड, और वाई एक्सिस पे 1/n du/dn, दैट इज योर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। सो अभी 300 केल्विन पे क्या आ रहा था, कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा था। यस, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, गैस को गर्म करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेट्स से वो 400 केल्विन हो गया, तो गैस के पार्टिकल्स तेजी से मूव करने लगेंगे, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब अगर हम देखें कि हर स्पीड पे कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, तो पहली बात तो क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड बढ़ जाएगी, फर्स्ट थिंग। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 300 केल्विन पे यहाँ आ रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट, तो 400 केल्विन पे थोड़ी आगे आएगी। यस, 400 केल्विन पे ये कर्व थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थोड़ी आगे आएगी। दिस इज एट 400 केल्विन एंड दिस इज एट 300 केल्विन, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ जाएगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो वो ये है कि क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा तो स्पीड्स बढ़ेंगी, तो आप देख सकते हो कि जिन पार्टिकल्स की हाई स्पीड थी, जो बहुत ही हाई स्पीड पोजेस कर रहे थे, उनका फ्रैक्शन बढ़ गया, यहाँ वो ऊपर चला गया, ग्राफ ऊपर चला गया, मतलब फ्रैक्शन बढ़ गया, वाई एक्सिस पे दिया फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। और जो लो स्पीड वाले पार्टिकल्स है, देखो फ्रैक्शन घट गया, ऑरेंज वाला कर्व नीचे आ गया, राइट। क्यों, क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो लो स्पीड वाले पार्टिकल्स भी हाई स्पीड की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, तो एक तो कर्व राइट शिफ्ट कर जाता है, दूसरा लो स्पीड वाले पार्टिकल्स का फ्रैक्शन कम हो जाता है, हाई स्पीड वालों का बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट, जो ये पीक है वो कम हो जाती है, वो नीचे आ जाती है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स जो कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अटेन कर रखे थे, उनका फ्रैक्शन कम हो जाता है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस कर्व के अंडर जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो क्योंकि हम गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स नहीं बदल रहे, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, एरिया नहीं बदलना चाहिए,
एरिया हमेशा सेम रहना चाहिए, चाहे आप किसी भी टेम्परेचर पे करो, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रह रहे हैं। तो इस कर्व के अंडर का एरिया जो 300 केल्विन वाला कर्व है, उसके अंडर एरिया अगर आप देखो ये, ठीक है, और जो ऑरेंज वाला कर्व है उसके अंडर का एरिया देखो, वो दोनों सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये एरिया एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे ये एरिया एक्स्ट्रा है, ताकि दोनों का एरिया सेम हो जाए, तो पीक जो होता है वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है। एक और पॉइंट है कि जो टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जो 300 केल्विन पे थे, जिनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड थी वो इतने थे, लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया 300 से 400 किया, तो ये फ्रैक्शन कम हो जाता है, यानी कि ये पीक नीचे शिफ्ट कर जाते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हम आगे जाते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और वाई एक्सिस पे हम नीचे आते हैं, तो कर्व जो है वो लेस स्टीप हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए याद रखनी है। गॉट इट? चलो, सो आई होप you like the video, and now again beta, you have free DPPs available. You can give them on our website or on our app. Just go and attempt them, because आपको प्रैक्टिस मिलेगी अच्छी, आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, एंड दैट टू विदाउट पेइंग एनीथिंग। ठीक है, द लिंक ऑफ द ऐप एंड योर वेबसाइट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डाउनलोड द ऐप, कभी भी दे सकते हो, आराम से रात को सोते वक्त भी दे सकते हो, तो उसको दो। ठीक है, ऑल्सो यू विल सी देर आर कोर्सेज फॉर इंडिविजुअल चैप्टर्स, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल सकते हैं, आपको लाइव क्लासेस मिल सकती है फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। यू कैन गो एंड परचेज देम। ठीक है, तो सिर्फ अगर आप एक ही चैप्टर पढ़ना चाहते हो कि मुझे गैसियस स्टेट ही पढ़ना है, यू कैन ऑल्सो गेट दैट। सो गो टू आवर ऐप with the name PrepTab, and you'll see a lot of amazing courses for you guys. Just go and have a look at it. Okay, so I wish you good luck, all the best, keep working hard.